मैं रजनीश मिश्रा +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। अब तक जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा है, 12वीं कक्षा में जो भी हमने हिंदी में पढ़ा, उसमें अब हम लोग पूरे पुस्तक को पढ़ लिया है। यानी काव्य खंड से जो 13 लेसन थे उसको हमने पढ़ लिया है, गद्य खंड से जो 13 लेसन थे उसको हमने पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं व्याकरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो हैं व्याकरण से आ रहे हैं। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से इस तरीके से हम आज आपको व्याकरण पढ़ाएंगे जिसमें सारे व्याकरण आ जाएंगे जो आपको परीक्षा उपयोगी है। उसको ध्यानपूर्वक समझते हुए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। व्याकरण को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो आज पूरी जो कक्षा होगी पूरे व्याकरण पर आधारित होगी। और व्याकरण विषय में हम जानते हैं कि कुछ ऐसे व्याकरण हैं जो हमको समझने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है, और कुछ व्याकरण ऐसा है जिसको हमें याद करना है। तो इसी परिपाटी की तरह मैंने 2 व्याकरण के 2 भाग में विभाजित कर लिया है। जिसको पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, वह एक भाग है। दूसरा याद करने वाला। और याद करने के साथ जो भी आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखे होंगे कि जो आपका हर पाठ के अंत में जब हम अभ्यास की तरफ जाते हैं तो उसमें दिया हुआ है भाषा की बात। यानी भाषा की बात का मतलब क्या, वह व्याकरण है। व्याकरण संबंधित उसमें कोई प्रश्न है, उस सारे जितने भी पाठ आपके 26 पाठ हैं, सभी पाठ के जो भाषा की बात है उसमें से जो इम्पोर्टेंट व्याकरण है सबको हमने एक जगह इकट्ठा करके लाया है और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी क्या संधि, क्या समास, क्या उपसर्ग, क्या प्रत्यय, विलोम शब्द आपको, या मुहावरे, या वाक्य, या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, जितने भी व्याकरण है सब उसके अंदर एक जगह इकट्ठा करके आपको हम दे देंगे। अगर उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं, तो उससे कहीं अलग हमको नहीं लगता है कि परीक्षा में पूछा जाएगा। तो क्रैश कोर्स का मकसद यही है कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको सारे विषय का ज्ञान दे दिया जाए। अब तक हम लोगों ने ऐसा ही किया है, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और आज का जो क्लास है उसमें व्याकरण इसी उद्देश्य से आपको पढ़ाया जाएगा। कोई विस्तृत चर्चा नहीं होगी, जिसको आप सरल ढंग से उसको समझें और परीक्षा में जल्द से जल्द उसका अच्छे ढंग से उत्तर दे पाएं। तो हम व्याकरण की चर्चा करते हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी भाषाएं दुनिया में हैं सबको सही रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। व्याकरण का काम ही है भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना। उसी के तहत हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, इसमें व्याकरण के 3 अंगों की चर्चा हुई है। पहला जो है वर्ण विचार, दूसरा हमारा शब्द विचार और तीसरा हमारा वाक्य विचार। तो पहले हम वर्ण विचार की चर्चा करेंगे कि वर्ण है क्या। अब यहाँ पर हम डिस्प्ले पे भी देख रहे हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि वर्ण में क्या है। तो वर्ण देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि वर्ण के कितने भेद हैं, यहीं से तो आपको शॉर्ट बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। वर्ण में अब कह रहा है कि वर्ण है क्या। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसको खंडित नहीं किया जाता, जो तोड़ा न जा सके। हिंदी में मूल वर्ण 4 ही हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 वर्णों के बाद जितने भी वर्ण हमारे आए हैं, चाहे वह स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, यहाँ बता रहा है कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद हैं। आपको परीक्षा में हो सके पूछ दे कि वर्ण के कितने भेद हैं, 2, 3, 4, 6। तो वहाँ पर वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 2 हैं। एक का नाम है स्वर वर्ण, दूसरे का नाम है व्यंजन वर्ण। अब हम यहाँ देखेंगे कि स्वर वर्ण है क्या। स्वर वर्ण में भी 2 प्रकार है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको लिख करके बताया गया, दर्शाया जा रहा है कि हर्ष स्वर में अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में जैसे अ मिल के क्या हुआ आ, ई मिल के क्या हुआ ई, उ मिल के उ, और ई मिल के ए, और ए मिल के ए, और उ मिल के ओ, और ओ मिल के औ, जिसको अयोगवाह बताया गया। परीक्षा में भी पूछ सकता है कि अम है क्या, स्वर है, व्यंजन है, आपको उसमें विसर्ग है या अयोगवाह है। तो अयोगवाह की चर्चा यहाँ पे है। साथ में व्यंजन वर्ण को क्या बोला गया, व्यंजन वर्ण क से लेकर ह तक को व्यंजन वर्ग बोला गया है। और 6 तरह जो है संयुक्त व्यंजन है, जिसको संयुक्ताक्षर के रूप में जाना गया है। तो यह हमारा वर्ण की वर्णमाला हुआ, अक्षरमाला हुआ, जिसकी चर्चा हमने किया। वर्ण हमें क्यों जानना जरूरत है, क्योंकि अब संधि, आपको परीक्षा में संधि से प्रश्न आ रहे हैं।
संधि आपको दे रहा है, संधि विच्छेद करने की बात है, लेकिन संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना। जितने भी व्याकरण के विद्वान हैं उन लोगों ने जोड़ने की प्रक्रिया बताई, तोड़ने की प्रक्रिया नहीं हुई। लेकिन हमारे परीक्षा में संधि विच्छेद पूछता है। हम व्याकरण का किताब देखेंगे तो सारा नियम जोड़ने का है, हमें जोड़ना है, लेकिन तोड़ना है, उल्टा हमें समझना है। तो जिसमें सरल तरीका से एक मेथड यहाँ लेकर के आया गया है, जिसको आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको समझना है कि संधि है क्या। तो संधि जो है इसकी परिभाषा यह है कि वर्णों के मेल से, शब्दों के मेल नहीं, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। इसमें आपस में दो वर्ण मिलते हैं, या तो स्वर स्वर मिलेंगे, व्यंजन स्वर मिलेंगे, या विसर्ग जहाँ दिखाई देगा विसर्ग का भी मिलन होता है तो उसको रूप बदलता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें जोड़ना सीखना है, और लेकिन परीक्षा में तोड़ने के पूछेगा। तो इस तरीका को हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या तरीका है इसका जोड़ने का। तो संधि के कहता है कि 3 भेद हैं। परीक्षा में क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम यहाँ पर संधि को देखते हुए स्वर संधि की पहले हम चर्चा करेंगे। स्वर संधि में होता क्या है? जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, व्यंजन नहीं, जब 2 स्वरों का मेल हो वहाँ स्वर संधि होता है। और स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। हो सकता है आपको पूछ सकता है कि यह जो संधि, यह जो संधि विच्छेद हुआ है, यह कौन से संधि में आता है? दीर्घ संधि है, यन संधि है, अयादि संधि है, या वृद्धि संधि है? तो इस तरीके से सारे चीज़ को पार्ट बाय पार्ट किया जाए, यहाँ पर ध्यान देना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब एक चीज और अभी नए बच्चों को थोड़ा सा समझना होगा, हिंदी में मानक हिंदी क्या है। हिंदी में देखो पहले विद्या जो है दया संयुक्त द्य लिखा जाता था, लेकिन मानक हिंदी में क्या कर दिया गया है? कह रहा है हिंदी की नई रूपरेखा में आ रहा है कि जो अक्षर हम जान रहे हैं उसके लिए नया अक्षर जानने की क्या आवश्यकता है? द या मिलके द्य होता है, तो जब द हम जानिए गए, यह हम जानिए गए, तो फिर द्य जानने की क्या जरूरत है? इसीलिए मानक हिंदी में अभी क्या कर दिया है? इस तरीके से लिखा जा रहा है। इसलिए इसको यह नहीं समझना कि गलत लिखा हुआ है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ विद्या में आ और आलय में आ, दोनों स्वर है, दोनों स्वर मिला, इसीलिए स्वर संधि में इसका परिभाषा दिया गया। इसलिए क्या होता है? विद्यालय होता है। अगला हमारा दीर्घ संधि, यानी स्वर संधि के 5 भेदों की चर्चा है। पहला है दीर्घ संधि, उसके बाद आपको आएगा दीर्घ संधि के बाद जो है आपको बताया जाए गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है। तो पहले हम दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि यहाँ दिया हुआ है, पुस्तक आलय, ऐसे आपको परीक्षा में पूछेगा। संधि का मतलब है जोड़ना, यानी इस तरीके से रहेगा तो हम समझ जाएंगे कैसे इसे जोड़ना है। लेकिन जब तोड़ने की बात आ जाए तो हमें क्या समझना होगा, कैसे समझना होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे दीर्घ संधि में क्या है? पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। और गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। अब यह समझना है कि दीर्घ संधि में होता क्या है? जब समान वर्ण वाले स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ संधि होता है। समान वर्ण होता क्या है? जैसे पुस्तक, पुस्तक में क्या यहाँ है? अ है, पुस्तक में अ है, और आलय, आलय में क्या है? आ है। अ और अ मिलके आ होता है। संधि में भी जानना है, अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, और कह रहा है कि आ और अ भी क्या होता है? आ होता है। यानी किसी तरीके से जब जुड़े, वह दीर्घ जुड़े या हर्ष जुड़े, दोनों का रूप आ ही होता है। यानी वैसे ही ई प्लस ई, कवि में क्या है? ई है, इंद्र में क्या है? ई है। तो ई और ई मिलके क्या हो गया? कविंद्र हो गया, यानी दीर्घ ई हो गया यहाँ पर, इसलिए दीर्घ संधि कर रहा है। गुरु उपदेश में क्या है? गुरु में ऊ और उपदेश में ऊ, यह भी मिल गया तो क्या हो गया? दीर्घ रू हो गया, यानी गुरु उपदेश। यानी दोनों में समान वर्ण मिल रहा है, इसमें भी ऊ, इसमें भी ऊ, इसमें अ, इसमें आ, इसमें ई, इसमें ई, यानी जब समान वर्ण मिले तो वह दीर्घ संधि है। कहने का अर्थ है कि जब आप, अगर आपको नहीं ऐसा समझ में आ रहा है, यहाँ बहुत सारे नियम भी यहाँ लिखा गया है कि क्या है इसके अंदर। यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद हर्ष व दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। जोड़ने की बात है, लेकिन तोड़ने की तरीका में हमारा कहना यह है कि जब आपको विच्छेद करना है, अलग करना है, जहां पर दबाव पड़े वहां से उसको तोड़ दो। जैसे कहने का मतलब है कि आ की मात्रा देखो तो आ से अलग करो,
ई की मात्रा देखो तो ई से अलग करो, और ऊ की मात्रा देखो तो ऊ से अलग करो। दीर्घ संधि में यह सिंपल तरीका है जिसको आप कर सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। पुस्तकालय ने हिमालय, हिम प्लस आलय, अनाथालय, अनाथ प्लस आलय, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, इसने कविंद्र, रविंद्र, गिरिंद्र, महेंद्र, इस तरीके से यहाँ पर दिया हो। ऊ वाला क्या है, भानुदय है, गुरुपदेश है। इस तरीके से आप उसको ऊ वाले को ऊ से, ई वाले को ई से, और आ वाले को आ से तोड़ सकते हैं। और यह समान वर्ण है, इसीलिए कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के बाद आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, इसमें समान वर्ण नहीं मिलके एक जो है असमान वर्ण मिलता है। यानी पहले यहाँ पर दिखाई आपको देगा, जैसे गुण संधि में क्या है, गणेश, गण जोड़ ईश, सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, और महर्षि, महा जोड़ ऋषि। अब कह रहा है इसके अंदर इसका दिया है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई या ऊ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अब हमें ध्यान यहाँ देना है कि कह रहा है क्या, यह बता रहा है कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि आ की मात्रा देखो तो आ से अलग करो, ई की मात्रा देखो तो ई से अलग करो, ऊ की मात्रा देखो तो ऊ से अलग करो। लेकिन जब ए की मात्रा देखो, ओ की मात्रा देखो, री की मात्रा देखो, तो यहां पर क्या करना है, री की मात्रा देखना है तो हमें इसको क्या करना है, ई से अलग करना है। जैसे यहां पर देखो, ई ए की मात्रा को ई से, ओ की मात्रा को ऊ से, और री की मात्रा को री से यहां पर अलग करना। अब ध्यान देना है, जैसे गणेश, ए जो है गण में अ और इस में ईस। गणेश में क्या है कि ए अणा में न में अ है, और यहाँ ये अ और ई मिलके क्या होता है, ए होता है। इसीलिए जहां ए की मात्रा देखो उसको ई से अलग करना है। सूर्योदय में क्या होता है, ओ, यानी अ और ऊ मिल जाता है तो ओ हो जाता है। इसीलिए हमें तोड़ने क्रम में थोड़ा सा हम टेक्निक यहाँ बताना चाहते हैं। विस्तृत जानकारी तो विषय बहुत सारी चर्चा है, लेकिन आपको परीक्षा में सीधा आपको दिमाग स्पष्ट कर देना है। जैसे सूर्योदय हुआ और महोत्सव हुआ, या सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, वैसे ही सर्वोत्तम, सर प्लस उत्तम, यानी ऊ की चर्चा है। गणेश में गण प्लस इस, महेश में महा प्लस इस तरीके से हम जानेंगे। गणेश, महेश, रमेश, इस तरीके से हम एक की चर्चा है तो ई से, और ओ की चर्चा होता है। महर्षि या एक दो ही है, इसको याद करना। महा प्लस ऋषि क्या है, महर्षि है। जो भी उदाहरण है दिए गए इसको स्पष्ट रूप से समझते हुए इसको याद कर लेना है। अगला जो आपका है वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए की चर्चा, ए और ओ की चर्चा है। जैसे एक एक प्लस एक क्या होता है, एक होता है। चाहे सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। अब एक में क में अ और ए, अ और ए मिलके ए होता है। जैसे हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि जब दीर्घ स्वर होते हैं तो कैसे मिलते हैं, तो दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं, अ और अ मिलके आ बन गए, ई और ई मिलके ई बन गए, ऊ और ऊ मिलके ऊ बन गए, री और ई मिलके री बन गए, और ए मिले, अ और ई मिले तो ए हुआ, और ए मिले तो आई हुआ, और ऊ मिले तो ओ हुआ, और ओ मिले तो औ हुआ। यही चर्चा यहाँ पर है कि एक में अ और ए यहाँ मिल गए तो ए की मात्रा एक हो गया, यानी एक जोड़ एक। महौषधि में क्या है, महा, महा में आ, औषधि में औ, आ और औ मिला तो औ बना। वही परमा जोशी, परम में अ और ओ, जशी में ओ, और ओ मिला तो औ बना। यानी पूर्ण रूप से स्पष्ट हमको ध्यान देना है कि ए की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, वह ए और औ से अलग होगा। यह हमारा जो है वृद्धि संधि में आता है। यहाँ परिभाषा के साथ आपको दिया गया है, इसको आपको समझ लेना है। आगे अगला जो है हमारा यन संधि में होता क्या है। यन संधि देखो, यन संधि प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, यद्यपि, यदि प्लस अपि, सु प्लस स्वागत, स्वागत। इसके अंदर कहता है कि यदि ई और ई ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर, तो ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, और ऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, और री का र हो जाता है। यही चीज यहाँ बता रहा है कि जैसे यहाँ पर अ के बाद यहाँ पर कह रहा है कि ई के बाद भिन्न क्या आ गया, ऊ आ गया, तो यह क्या हो गया, य में बदल गया। यही चीज यहाँ ई के बाद आया तो भी य में बदल गया। यहाँ पर कहता है कि ऊ के बाद क्या आ गया, आ गया, तो यह व में बदल गया।
और इसको पहचानने का नियम हमको यन संधि में यही है कि ज्यादातर उपसर्ग आता है। जब तोड़ेंगे हम, खंडित करेंगे तो वह उपसर्ग हमको दिखाई देगा, जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक। तो जो उपसर्ग वाला रूप हमें दिखाई देता है व्यंजन संधि में रहता है। लेकिन जोड़ने का नियम यह बता रहा है कि कैसे होता है। जब भिन्न स्वर आता है, ई के बाद, ऊ के बाद, री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है, ई के बाद आएगा तो यह होगा, ऊ के बाद आएगा तो वह होगा, री के बाद आएगा तो र होगा। ये जोड़ने का तरीका है। लेकिन तोड़ने में तुमको ध्यान देना होगा और समझना होगा। अगला हमारा अयादि संधि में क्या है, इसके लिए बता रहा है कि अयादि संधि में ने, नयन, पवन, नायक, गायक, पावक, बहुत सारे ऐसे हैं, 5 6 7 8 10 है। इसको रट लो, तुमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नयन में क्या कर, ने प्लस अन नयन, पवन में पो प्लस अन पवन, नायक में नय प्लस अक नायक, पावक में पौ प्लस अक पावक। यह जो बता रहा है इसका है कि यदि ए आई, ओ औ के बाद देखो यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, कह रहा है कि औ के बाद आई और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है और अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का क्या होता है, आव होता है। इसी तरीके से यहाँ जोड़ोगे तो इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ बोला कि ए का क्या होगा, अय, नयन में अय, न में अ और यह आ गया, इसलिए ने प्लस अन क्या होगा, नयन। पवन में पो प्लस अन क्या हो गया, पवन हो गया। नायक में नय प्लस अ क्या हो गया, नायक। क्या इस चीज को बताया, इसको समझोगे तो ऐसा होगा। लेकिन ये जो 4 6 इसको तुम पूर्ण रूप से रट जाओ, याद कर जाओ। अगला जो हमारा है व्यंजन संधि में क्या होता है, पहला व्यंजन, दूसरा हमारा स्वर की रूप रेखा दिखाई देगी। अब जगदीश, जगत प्लस ईश, दिग्दर्शक, दिक प्लस दर्शक, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज है तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, इसकी चर्चा है। यानी पंचम वर्ण, कवर्गी, चवर्गी, टवर्गी, तवर्गी, पवर्गी, जिसमें 5 5 वर्ण है, क ख ग घ अंग, यानी 5 है। तो यहाँ कहता है कि जब हमारा तोड़ने के क्रिया में जहां हमारा टूटता है, अगर यहाँ तृतीय है तो उसका प्रथम हो जाता है। जगत प्लस सिक, दिक्दर्शक में क्या है, यहाँ पर दिक ग के जगह तृतीय का क्या हो गया, प्रथम हो गया, दर्शक जो हो गया। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, यहाँ 2 देखो तथा तथा न, पंचम वर्ण की भी चर्चा पढ़ रहे तो न। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जहां डबल न, जहां जैसे उज्जवल, उत जोड़ ज्वल, अतः उल्लास, उत जोड़ लास, यानी कहने का मतलब जहां डबल आए व्यंजन में, डबल ल, डबल ज, डबल तुम्हारा न, इस तरीके से आता है तो वहां तुम्हें सीधा क्या करना है, तो करना है और उसके बाद बाकी जो बचे उसको लिख देना है। व्यंजन संधि में और सारे बहुत सारे नियम है। उसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में होता क्या है, विसर्ग कह रहा है कि ध्यान देना, हमको विसर्ग संधि में तोड़ने की बात कर रहा है। तोड़ना हमको परीक्षा में, हमको जोड़ना नहीं दे रहा है। जोड़ना देगा तो जोड़ने का नियम यहाँ बताया गया। लेकिन तोड़ने में सीधा तुम स्पष्ट समझो कि आधा तालव्य स, आधा मूर्धन्य स और आधा दंत स और आधा र, जहां भी तुम्हें दिखाई दे उसको सीधा विसर्ग में बदलना है, बाकी जो कहते हैं लिख देना है। यह क्रैश कोर्स के अनुसार तुम परीक्षा उपयोगी बताया जा रहा है। ज्यादा इसमें नियम के बारे में हमको नहीं ध्यान देना है, इसको स्पष्ट समझना है। जैसे देखो निश्चल, निश में आधा तालव्य स है, इसीलिए आधा तालव्य सब क्या हो गया, विसर्ग हो गया, बाकी चल बच गया। दुष्कर में आधा मूर्धन्य स विसर्ग बदला और कर हो गया। निसंदेह में यह जो दांत स आधा है, नि हो गया और संदेह हो गया। दुर्गुण में दुर्गुण हो, निर्गुण हो, निर्भर हो, जितना आधा र वाला रहे उसको विसर्ग बदलकर बाकी हमें ज्यों का त्यों लिख देना है। विसर्ग संधि में ज्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है। आधा मूर्धन्य स, आधा दंत स, आधा तालव्य स और आधा र वाली जहां चर्चा उसको विसर्ग संधि में हम जान जाएंगे। ऐसे यह हमको संधि समझने के लिए थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखना होगा, समझना होगा और बाकी सारे तुमको बता दिए जाएंगे। अगला जो हमारा व्याकरण में है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ प्रातः काल भी दिया हुआ है। जैसे विसर्ग में ऑलरेडी प्रातः काल, मनोहर, मन प्लस हर, यह कहता है कि अगर आ जाए पंचम में कहता है कि आज द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ, पंच रहे और उसके पहले और है तो उसको वो हो जाता है।
और कहता है यार अलावा भी रहता है उसके अंदर भी। तो मनोहर में मनहर, यशोदा में यशा जोड़ दा। शब्द, अब वर्ण के बाद हम किस पे चर्चा करेंगे? शब्द पे चर्चा करेंगे। शब्द है क्या? कह रहा है कि शब्द जो है वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द जब बन गया तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के 4 बताए गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या है? जो संस्कृत के शब्द जिनको हिंदी में प्रयोग किया गया वह तत्सम है। जो हिंदी वाले शब्द हिंदी में प्रयोग है वह तद्भव है। देशज क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्रों से बोली गई बातें हैं, शब्द है, उसे देशज। विदेशज क्या है? जो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी या तुर्की के जो शब्द भारत में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे विदेशज बताएगा उत्पत्ति के। सीधा हमें तत्सम तद्भव समझना है तो इजी रूप से समझ सकते हैं, जैसे अग्नि हिंदी संस्कृत है और आग क्या है? हिंदी है। तो अग्नि हो गया तत्सम, आग हो गया तद्भव। ऐसे बहुत सारे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया, उसको भी हमने दर्शा दिया, बता दिया। उसका है व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से तुमको 3 चीज बता रहा है, ये अभी 3 भेद है, रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। रूढ़ क्या है? वैसे शब्द जिनको खंडित करने पर उनका कोई अर्थ निकलता नहीं है। यौगिक में क्या है? ऐसे शब्द जिनका 2 रूप खंडित हो, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जैसे कार्यालय और यहाँ पर रूढ़ नाक, ना और क, उसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए रूढ़ हो गया। यौगिक में कार्य प्लस दूसरा आलय, जहाँ कार्य होता है, आलय माने घर है उसका, उसको बोला। योग रूढ़ में क्या है? ऐसा जिसका कोई तीसरा अर्थ स्पष्ट हो, जैसे पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, उसे क्या कहा गया? पंकज। इसको योग रूढ़ शब्द कहा गया। अगला हमारा जो है कह रहा है कि जो हमारे प्रयोग के दृष्टिकोण के शब्द के 8 भेद जिसकी चर्चा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा आता क्या है? प्रयोग वाले में ध्यान देने योग्य बात है कि प्रयोग में हमको संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, साथ ही हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस 8 को 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया विकारी, दूसरा हो गया अविकारी। विकारी का अर्थ क्या है? जिसका रूप बदले। किसके कारण रूप बदले? लिंग वचन कारक के द्वारा जिसका रूप बदलता है उसे अविकारी कहा गया, विकारी कहा गया। और जिसका रूप नहीं बदलता है उसे अविकारी कहा जाता है। लिंग में जैसे हम संज्ञा के लिए, संज्ञा सब लड़का, लड़का का अगर लिंग बदलते हैं तो लड़की भी होता है, वचन बदलते हैं तो लड़के भी होता है। सर्वनाम में मैं का वचन बदलता है, हम होता है, यह का ये होता है, वह का वे होता है। साथ ही हमारा विशेषण काला का काली, लाल का लाली, पीला का पीली, इस तरीके से जानते हैं। साथ ही हमारा जो है आगे कह रहा है कि क्रिया में क्या है? जाता का जाति होता है, जाते का जाते होता है, यानी वचन बदलता है। लिंग कारक के द्वारा भी लिंग परिवर्तित हो, उसे हम विकारी तत्व कहा गया। ये 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी जो होते हैं इनको अव्ययवी कहा गया, जिसका रूप किसी भी हाल में बदलता नहीं। लिंग वचन कारक के द्वारा इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे शब्द रहते वैसे रहते हैं, इन्हीं इन्हें अविकारी कहा गया है। यानी 8 भेदों को 2 समूहों में बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पर चर्चा के रूप में तुमको दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, पूछ सकता है, तो 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। एक एक उदाहरण के रूप में दिया गया। व्यक्ति मोहन, जातिवाचक लड़का, भाववाचक मित्रता, समूहवाचक संज्ञा परिवार और द्रव्यवाचक संज्ञा पानी, तेल जो नापा तोला जाए इसको द्रव्य में। संज्ञा के विकार तत्व मुख्य रूप से 3 हैं। संज्ञा के विकार तो संज्ञा से जो निकले हुए। अब विकार तत्व क्या है? जिससे विकार उत्पन्न करते हैं लिंग, वचन और कारक। यानी लिंग आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी है, बार बार पूछ भी रहा है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए। लिंग बदलने के लिए अभी तक नहीं दिया, लेकिन लिंग निर्णय करने के लिए दे दिया कि यह जो शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और लिंग में हमको समझना है कि हिंदी में 2 ही लिंग है, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 की चर्चा है, अंग्रेजी में 4 की चर्चा है। तो आपको परीक्षा में पूछता है कि लिंग के कितने भेद हैं, तो 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और बदलने की बात नहीं करके वह क्या करेगा? वहां पे आपको निर्णय की बात बोलेगा। जैसे बोल देगा कि लड़का कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इजी आप समझ सकते हैं कि लड़का जो है पुल्लिंग है। और लड़की स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो वहां आप समझ सकते हैं स्त्रीलिंग है। लिंग निर्णय के बहुत सारे नियम भी है, तरीके हैं। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, बहुत सारे द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ द्रव्य पदार्थ स्त्रीलिंग भी होते हैं। साथ ही तुमको बहुत सारे ऐसे चीज देगा, जैसे पत्र और चिट्ठी, हम तुमको बता देना चाहते हैं। पत्र हो गया पुल्लिंग और चिट्ठी हो गई स्त्रीलिंग, यानी दोनों एक ही चीज है। और लेकिन यहाँ पर तुमको अंतर दिखाई देगा। बहुत सारे नियम है, उसको मैं आपको दे दूंगा कंटेंट में, डिस्प्ले में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको देख लेना, उसको रटना है, समझना है।
आगे हम आते हैं लिंग के बाद वचन। वचन भी अभी तक हमको परीक्षा में बदलने के लिए नहीं दिया है, लेकिन वचन जान लो कि वचन के दो भेद है, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। लेकिन संस्कृत में जैसे ही जाते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की चर्चा। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जब पूछता है कि वचन के कितने भेद हैं तो 3 लिख देता है, क्योंकि संस्कृत वाला शायद उसके दिमाग में रहे। लेकिन हिंदी में 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। वचन बदलते समय आपको हम बता रहे हैं, ऐसे कोई शब्द अगर दे देगा, या थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, अगर पूछ देता है कि फल का बहुवचन रूप क्या होगा, तो आपको स्पष्ट समझना है कि फल का बहुवचन रूप फल ही होता है। घर का क्या होता है, घर ही होता है। साधु का क्या होता है, साधु ही होता है। कारण क्या है, वचन में पुल्लिंग शब्द के वचन बदलने में नियम यही है कि जो आकार अंत वाले शब्द हैं उसका ए बदल के हम वचन बदलते हैं। जैसे लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बकरा बकरे। लेकिन जितने बच जाते हैं, चाहे इकारांत हो, अकारांत हो, उकारांत हो, इनका वचन ज्यों का त्यों होता है। जैसे साधु का साधु, मुनि का मुनि, मोती का मोती, इसका वचन बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों होता है। लेकिन हम यह भी पढ़े हैं, मोतियों, साधुओं, लड़कों, बालकों, ये हम पढ़े हैं, बकरों। यह कब होता है, जब किसी शब्द के साथ कारक का चिन्ह आ जाए, चाहे वह शब्द स्त्रीलिंग का हो, चाहे वह शब्द पुल्लिंग का हो। अगर उसके साथ कारक का चिन्ह है तो उसका बहुवचन रूप क्या हो जाता है, ओ नहीं तो यो में बदल जाता है। जैसे आपको परीक्षा में आप जानते हैं कि लड़की का बहुवचन होता है लड़कियां, लेकिन कह देगा कि लड़की को फल दो और इसका बहुवचन रूप बनाओ, तो वहां लड़कियां को फल दो नहीं होगा, वहां लड़कियों को फल दो। माताओं को प्रणाम करो, माता को प्रणाम करो, माताओं को प्रणाम करो। कहने का अर्थ है कि जो शब्द चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, अगर उसके साथ कारक का चिन्ह है, लड़का को है तो उसका बहुवचन लड़कों को होगा। अगर कारक का चिन्ह नहीं है तो उसका बहुवचन लड़का का क्या होता है, लड़के होता है। बालक को है तो उसका बहुवचन रूपन बालकों को होगा। अगर सिर्फ बालक है तो उसका बहुवचन रूप बालक ही होगा, या पुल्लिंग शब्द के साथ। स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन बनाने के नियम हैं। अ वाले को हम ए में बदल, जैसे बात का बातें बिंदु देते हैं उसके ऊपर, फिर रात का रातें बिंदी देते हैं, और उसके बाद कहता है कि अगर आकारांत है तो उसमें ए जोड़ देते हैं। माता माताएं, कथा कथाएं, सेना सेनाएं। उसके बाद कहता है कि वचन बदलने में हमारा अगर ई रहता है तो उसमें या जोड़ते हैं। जैसे लड़की लड़कियां, बकरी बकरियां, तिथि तिथियां, यानी बड़ी हो छोटी हो। लेकिन एक नियम यह है कि अगर बड़ी है, अगर या जोड़ते हैं तो वह बड़ी छोटी में बदल जाती है। जैसे बकरी में बड़ी, जब बकरियां लिखेंगे तो बड़ी क्या हो जाता है, छोटी हो जाती है। मात्रा पर ध्यान देना, क्योंकि परीक्षा में जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा उसके अंदर आपको ध्यान देना होगा कि मात्राओं का हेर फेर रहता है। अगर उसको आप सही तरीके से जानिएगा तो अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो वचन क्या तरीका है। वचन के बाद हमारा कारक, कारक के 8 भेद हैं। कारक की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। कारक के कितने भेद हैं, 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादन से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है और है। तो इस तरीके से कारक के चिन्ह भी 8 हम याद रखें। कारक का चिन्ह इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि यह जो है को जो किस कारक का चिन्ह है, तो वह कर्म कारक का चिन्ह ध्यान रखना होगा। मैं पूछ देगा कौन सा है, अधिकरण कारक का चिन्ह, इसको भी आपको याद रखना है। कारक जब आप जानिए नहीं जानिएगा तो आप समास में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कारक नहीं जानिएगा तो वचन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कारक को हमें अच्छे तरीके से जानना होगा, समझना होगा। अगला जो हमारा व्याकरण है, देखो यह कारक भी लिखा गया, सब कुछ बता दिया गया है। उसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम की चर्चा है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। मैं, हम, तुम, यह, वह, वे, ये क्या है, पुरुषवाचक है। निश्चयवाचक यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक कोई कुछ। संबंधवाचक जो सो, जैसा वैसा। प्रश्नवाचक कौन और क्या।
उसके बाद निजवाचक आप, अपने आप जो हम काम करते हैं निजवाचक में, या जो हमारा 6 भेद याद रखना और कौन कौन सा किसमें ही। उसके बाद विशेषण है। विशेषण में क्या है, 4 मुख्य विशेषण की बातें यहाँ चर्चा है, और हो सकता है लोग बताते हैं, लेकिन 4 जानो, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणाम बोधक, सर्वनामिक विशेषण। अच्छा बुरा, लाल काला, सफेद पीला, नया पुराना, कोल कोमल, कठोर मधुर, कड़वा गीला, सूखा सुगंधित। यह ध्यान रखना, यह तुमको जब हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण की चर्चा है। कर्मधारय समास में इसलिए गुणवाचक विशेषण तुम कम से कम रंग जान लेना कि रंग जो होता है वह विशेषण होता है, और उस रंग के अनुसार हम कर्मधारय समास को समझेंगे। और यह संख्यावाचक इसको समझना। आगे जो तुम्हारा है ग्रामर क्रिया है। क्रिया में क्या है, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेदों की चर्चा है जो परीक्षा में हो सकता है पूछ दे। एक है सकर्मक, दूसरा अकर्मक। जो कर्म के साथ है वह सकर्मक है, जो कर्म रहित है वह अकर्मक है। काल इसके साथ आता है, काल भी पूछ सकता है क्रिया के बाद। काल के कितने भेद है, तो 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। यहाँ दिया हुआ है, ता है, ते है, ती है, रहा है, रही है, वर्तमान काल है, था है, थे है, थी है, या ये ई है, यह भूतकाल है। गागे की क्या है, भविष्यत काल के अंदर आता है। अगला जो हमारा ग्रामर है उसमें हम देखो यहाँ दिया हुआ है, अब अव्यय की चर्चा है। अव्यय क्यों हमें जानना है, क्योंकि हमें अव्ययी भाव समास, समास आपको पूछेगा। अव्ययी भाव समास होता क्या है, जब किसी पद का पहला पद अव्यय, उसे अव्ययी भाव समास। अव्यय है क्या, अव्यय जिसका रूप किसी प्रकार का व्यय न हो, किसी प्रकार के रूप में परिवर्तन न हो, उसे अव्यय कहा गया है। जिनका रूप लिंग वचन कारक के द्वारा नहीं बदलता है, ये जो अविकारी है, इन्हें अव्यय कहा गया है। साथ ही जैसे जब, तब, यथा, तथा, कभी, उधर, इधर, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, ये सब, बल्कि, इसलिए सब अव्यय हैं। अब यहां कह रहा है कि अव्यय है, और तुमको यह जान लेना है कि क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, और कहता है समुच्चय बोधक शब्द, ये जितने शब्द हैं इनके सब अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के बाद हम आते हैं उपसर्ग पर। उपसर्ग भी आपको परीक्षा में पूछता है। उपसर्ग क्या है, तो कहता है कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश है, शब्द नहीं शब्दांश, जो शब्द के पहले लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, उसको सौंदर्य को बढ़ाता है। और प्रत्यय वैसे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, और दोनों का काम एक ही है, शब्द का निर्माण करना। जितने भी हम शब्द देख रहे हैं, शब्द कहाँ से आए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द हैं। अब यहाँ पर आपको उपसर्ग पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा इस तरीके से कि प्रबल में कौन सा उपसर्ग है, अति सुंदर में कौन सा उपसर्ग है, विदेश में कौन सा उपसर्ग है, बेमन में कौन सा उपसर्ग है। अब हमें ध्यान देना है कि कैसे इसको समझना है। तो यह उपसर्ग जो है यह शब्दांश है। बल मूल शब्द है, और मूल शब्द में शब्द का अंश प्र लग गया तो प्रबल बन गया। योग मूल शब्द है, उसमें प्र लग गया तो क्या हो गया, प्रयोग है। इसीलिए 22 उपसर्गों की चर्चा, और हिंदी कुछ है, कुछ उर्दू उपसर्ग भी है। जैसे बेमन, मन मूल शब्द है, बे का उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है, इसमें आया है। प्रबल, अधर्म, अधर्म नहीं भी अपोजिट भी होता है। सुकर्म, अच्छा कर्म, अप्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक। अब कुछ लोग कह देते हैं कि पहला शब्द का जो पहला है वह उपसर्ग होता है, अंत वाला जो होता है प्रत्यय होता है। पहला अक्षर से मतलब नहीं, हमको शब्दांश को खोजना है। मूल शब्द में कौन सा शब्दांश जोड़ा, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में प्र लिख दो तो गलती हो जाएगा, वह प्रति होता है, प्रति एक प्रत्येक होता है, प्रति उपसर्ग है वहां पर। और इसी तरह पराधीन में कौन है, परा है। इस तरह हमको जानना होगा पराजित में क्या है, तो परा है। इसको हमको एक अति सुंदर में और लिख दोगे तो गलती हो जाएगा, अति होता है। यानी हमको शब्दांश को देखना है और मूल शब्द को देखना है, तब खोजना है। दूसरा हमारा अपमान, अप है, देखो यहाँ कुपुत्र में कु है। प्रत्यय में क्या है, प्रत्यय के 2 है, एक है कृदंत, दूसरा है तद्धित। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया के अंत में लगे उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और विसंज्ञा के बाद अंत में लगे, विशेषण के अंत में लगे उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दे दो, नगर, नगर प्लस ई क्या है, नागरिक है। देश प्लस ई क्या है, देशी है। मधुर प्लस ता, मधुरता। आपको पूछेगा मधुरता देगा, मधुरता शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो हमको प्रत्यय को अंत में देखना है। उपसर्ग को पहले, प्रत्यय को अंत में, शब्दांश को देखना है। तो यहाँ पर देखिए दिया नागरिक, लड़कपन,
यहां भी दिया गया है। अब हमें ध्यान देना है कि नगर इक नागरिक, देखो ई जब छोटी ई है तो छोटी ई वाला लिखना, बड़ी ई है तो बड़ी वाला लिखना। देसी में तुमको बड़ी ई दिखाई दे रहा है तो ई बड़ी होगी, छोटी नहीं। भारतीय में ई बड़ी होगी, छोटी नहीं। लेकिन नागरिक में ई क्या होगी, छोटी होगी। इतिहास में इक जोड़ेगा तो ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक देगा तो इक प्रत्यय। पुराण में इक जोड़ेगा तो पौराणिक होता है, ध्यान देना होगा। और नगर में इक जोड़ेगा तो क्या होता है, नागरिक होता है। यह देश ई देशी मधुर में ता है मधुरता। लड़कपन, पन भी प्रत्यय है, लड़का में पन जुड़ गया, लड़कपन हो गया। यहां पर कह रहा है कि अब जो है हमारा कृदंत प्रत्यय में क्या है, सजावट है, पढ़ाई है। फिर कहता है कि पढ़ने वाला दे दिया, बैठक दे दिया और तुमको सजावट दे दिया। यानी जो क्रिया के अंत में लगा था, सजावट में वट प्रत्यय आवट प्रत्यय है, लड़ाई में आई प्रत्यय है, बैठक में क प्रत्यय है और वाला में क्या है, पढ़ने वाला में क्या है, वाला प्रत्यय है। इस तरीके कभी कभी यहाँ पर देख के बता भी दिया गया है कि यह दोनों एक जैसा कैसे है। अब यहां देखो तुमको अब यहां पर तुमको दिखाया गया है न्याय मूल शब्द है। न्याय मूल शब्द में अ उपसर्ग जोड़ा था, अन्याय हो गया। और ई प्रत्यय अन्याय में जोड़ा था, अन्याय। 3 शब्दों का निर्माण करता है। वैसे अति सुंदर, अति सुंदर में अति जोड़ा था, अति सुंदर। और ई प्रत्यय अति सुंदर ही हो गया। और विदेश, देश शब्द है, मूल शब्द क्या है, देश। वी उपसर्ग जोड़ा तो विदेश हुआ, और विदेश में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, विदेशी हो गया। तो इस तरीके से उपसर्ग प्रत्यय तुमको क्या करते हैं, अपना रूप दिखाते हैं। और मूल इंपॉर्टेंट हमारा समास है। समास हमें समझना होगा, समास की चर्चा हमको जाननी होगी। समास है क्या, समास को मुख्य रूप से आपको सिंपल हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर तुमको यह समझ लेना कि समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। 7वां भेद नए समास की भी चर्चा है। अन्याय, अधर्म, न धर्म न न्याय। पूछता है कभी कभी नए समास की चल, लेकिन मुख्य कितने हैं, 6 है हिंदी में। अब हमको जानना है कि पहला हमारा अव्ययी भाव समास। समास क्या होता है, पदों के मेल को समास कहते हैं। पद और शब्द में अंतर क्या है, जो शब्द कारक सहित है वह पद है, और जो कारक रहित है वह शब्द है। पद मिलेंगे तो उसमें 2 समासिक पद हो गए, 3 समासिक पद भी हो सकता है। 2 समासिक पद को हमको ध्यान में देना है कि 2 समासिक पद क्या है। अगर कोई समासिक पद हमें दिया, उसका हम विग्रह करते हैं, तो उसके अंदर हमें देखना है कि पहला पद कौन सा और दूसरा पद क्या है। इसी चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो समास समझ जाएंगे। अव्ययी समास भाव समास में क्या है, जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय हम आपको बता दिए पहले कि प्रतिदिन, हर दिन। प्रति क्या अव्यय है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा क्या है भाई, शक्ति भर क्या है, यथा जो है अव्यय है। यानी पहला पद तुम अव्यय देखो, अव्ययी भाव समझ लो। दूसरा है तत्पुरुष समास। किसी समासिक पद का विग्रह करते हैं, बीच में कारक चिन्ह आता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दे दिया वनवास, वन में वास, वन एक पद, वास एक पद, बीच में कारक चिन्ह है, इसीलिए हम उसे तत्पुरुष समास की संज्ञा में रखें। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर जो है बीच में घोड़ा पर, यह अब समास हो गया। फिर कहता है राजपुत्र, राज का पुत्र, राजा का पुत्र, का आ गया कारक चिन्ह, वह तत्पुरुष समान। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए बीच में आया, वह तत्पुरुष समान। पथ से भ्रष्ट, से जो है बीच में आ गया, यानी अभी आपको तुमको पंचमी भक्ति में दे दिया, तो यह जो है। और ये भी पूछता है कि द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। ऐसे पूछेगा तो यह समझ लेना है कि जो जिसमें जिसका कारक चिन्ह होगा वही वह समास हो जाएगा। अगर पंचमी वाला है तो पंचमी हो गया, षष्ठी वाला है तो षष्ठी हो गया, सप्तमी वाला तो सप्तमी हो गया। इस तरीके से हमको जानना होगा तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास को बीच में कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण, कर्मधारय समास। मान लेना है नीलांबर, नीला अंबर, पीतांबर, पीला वस्त्र। अब पीतांबर हम यहाँ पर आपको चर्चा बहुब्रीही में भी चली जाएगी, थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखना, पहले समझ लो इसको। उसके बाद या उपमेय का उपमान। उपमेय का उपमान क्या है, जैसे बोल दिया कमल नयन, नयन कैसा है, कमल जैसा है। चंद्रमुख, चांद के जैसा मुख,
यह जो है आपको अगर किसी चीज की उपमा दी जाए या पहला पद विशेषण बताया जाए उसको सीधा समझ लेना है कर्मधारय समास है। द्विगु समास में क्या होता है, जिसका पहला पद गणना हो, गिनती हो, 1 2 3 4 की गिनती आ जाए उसको हम द्विगु समास, जैसे नवरात्रि 9 1 2 3 4 नवरात्रि, छठ दर्शन 6 दर्शन है, फिर हम उसको आगे जाएंगे तो हमको पंचवटी 5वटी है। इस तरीके से हम समास में हम जानेंगे। अगला जो हमारा है द्विगु समास के बाद हम चलते हैं किस समास के तरफ भाई, तो द्वंद्व समास की तरफ चलते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान और बीच में जैसे ही हमको और दिखाई दे, या दिखाई दे, विग्रह करने के बाद योजक चिन्ह दिखाई दे, उसे हम जानेंगे कि वह द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, सुख और दुख, हिष्ट और पुष्ट, इस तरीके से भी हम जानेंगे और बीच में दिखाई देता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना पहला पद ना अंतिम पद, कोई अन्य पद प्रधान हो जो दुनिया में एक ही की चर्चा है। जैसे फेमस एक उदाहरण है दशानन, 10 मुख वाला कौन है, अर्थात रावण। चतुर्मुख, 4 मुखों वाला कौन है, अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा पेट वाला कौन है, अर्थात गणेश। चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र हो वह कौन है, विष्णु। इस तरीके का जब विग्रह करेंगे और इस तरीके से देगा तो हमें समझना है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में थोड़ा कंफ्यूजन है। कर्मधारय समास, ब्रह्मविहू समास में थोड़ा कंफ्यूजन, इसको समझ लेना होगा। कह रहा है कि पहला पद गणना है, द्विगु समास है, लेकिन दशानन में क्या है भाई, 10 मुख, वह भी तो गणना है, लेकिन यहाँ पर विग्रह इंपॉर्टेंट है कि वह 10 मुख करता है कि 10 मुख वाला, अर्थात रावण की चर्चा है। ऐसे जितने भगवान संबंधित और जो दुनिया में एक है उसको तुमको बहुब्रीहि समास में ही रखना है। नीलकंठ का ले लो, नीलाकंठ, नीलाकंठ वाला कौन है, अर्थात शिव है, लेकिन नीलकंठ यहाँ पर कर्मधारय समास सिर्फ नीलाकंठ कैसा है, तो नीला है। यह थोड़ा सा इसमें है, लेकिन इसको तुम स्पष्ट रूप से जान लो, समझ लो। और सिंपल सा समझने का और एक तरीका क्या है, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण तुमको दिए गए हैं। तत्पुरुष में है दिया हुआ है चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला याद दिया, और शोकाकुल, शोक से आकुल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देखो यहाँ कारक चिन्ह है। बलहीन, बल से हीन, अन्नदान, अन्न का दान, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जो भी कारक चिन्ह बीच में दिखाई दे तत्पुरुष है। कर्मधारय इस तरीके से तुम्हारा है। अगला जो हम समास में एक तुमको कविता भी यहाँ पर दे दिया गया, दोहा, इसको जरूर याद रख लो, यह तुमको काम करेगा। क्या है भाई, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहला पद गणना आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपा तत्पुरुष नाम बतावत है। पहला पद ज्ञान विशेषण है, कर्मधारय नाम बतावत है। पहला पद अव्ययी, अव्ययी से बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है। ये जो 4 लाइन अगर तुम ध्यान से समझ लिए, याद कर लिए, समास तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। क्रैश कोर्स में इस तरीके से समास को समझने का सबसे उत्तम विधि है, इसको जरूर तुम अपनाओ और इस 4 लाइन के दोहे को जरूर याद करो। क्योंकि कहता है कि द्वंद्व में क्या है भाई, तो और है, द्विगु में क्या है, गणना है, तत्पुरुष में क्या है, तो बीच में कारक चिन्ह है, और कारक कर्मधारय में क्या है, तो पहला विशेषण बताएगा, और अव्यय में क्या है, पहला पद अव्यय है, बहु में क्या है, अन्य तुमको प्रधानत होगा। अगला जो है हमारा वाक्य में हम समझ लेंगे कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जैसे वह आम खाता है, संयुक्त मैं रोटी खाकर लेटा और पेट में दर्द, 2 वाक्यों की चर्चा है। मिश्र वाक्य जो छात्र परिश्रम करें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेदों की चर्चा है। जैसे विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। उदाहरण के साथ दिया गया, विधिवाचक लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है, निषेधवाचक सड़क पर फुटबॉल खेलना मना है, आज्ञावाचक आप मैदान में फुटबॉल खेलेंगे, प्रश्नवाचक आप क्या खेलते हैं, क्वेश्चन हो रहा है, इसके अंदर ध्यान देना होगा। विस्मयवाचक वाह फुटबॉल अच्छा खेल है, संदेहवाचक लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता होगा, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। उसके बाद इच्छावाचक हमें फुटबॉल खेलना चाहिए, और कह संकेतवाचक समय मिलता तो हम फुटबॉल अवश्य खेलते। इस तरीके से तुम्हारा यह जो 11 व्याकरण था, यह तुम्हारा था समझने वाला और पढ़ने वाला। अब पाठ्य पुस्तक के जितने भी व्याकरण हैं, जो भी पाठ में तुमको भाषा की बात दिया, उसको हम एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिए हैं, रख दिए हैं, इसको सीधा पूरा रट जाओ।
इससे अन्यत्र कोई व्याकरण आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, पर्यायवाची शब्द में इतने तुमको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यह जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिया गया सब। इस तरीके से तुमको यह इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा उपयोगी है, जो आने वाला यहाँ बताया गया है। जैसे प्रतीक्षा का इंतजार, एक ही शब्द, पहले तो पर्यायवाची शब्द देता था, लिखने के लिए 2 लिखना पड़ता था, 3 लिखना। अब तो आपको चूज द करेक्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस में आपको एक ही देगा और एक को सेलेक्ट करना है। इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ये पूरे पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे कम से कम 50 के करीब में, इसको लटो। लिंग निर्णय में भी तुमको दिया गया है, देखो पुल्लिंग कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग कौन से है, पुल्लिंग कौन से है, स्त्रीलिंग कौन से है, इस तरीके से तुमको बताकर दिया गया। इसको याद करना है। यह तुम्हारे किताब का है, जो बुक में तुमको पूछ रहा है। किसी चैप्टर में 2 गो लिंग है, किसी में 5 गो है, किसी में 6 गो, सबसे इकट्ठा करके एक जगह रखा गया है, क्योंकि इसी से ज्यादातर परीक्षा में आता है। शब्दों का विशेषण रूप भी तुमको पूछ रहा है, परीक्षा में पूछ दे रहा, उसको भी इकट्ठा करके यहाँ रखा गया है। साथ ही तुमको विलोम शब्दों की चर्चा है, इसको भी याद करना है। अभी तुमको यहाँ पर लिखा गया है, जो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक से है, बहुत सारा और इंपॉर्टेंट भी दिया गया। समानार्थी शब्द भी तुमको पाठ्य पुस्तक में दिया है, वह भी तुमको पूछ रहा है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। इस सब रट जाना है, याद कर जाना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद मैंने तुमको शुरू में बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब दिया हुआ है। विदेश में देखो ऑर्डर है, कंपनी है, कैंपस, सब अंग्रेजी शब्द, उर्दू शब्द, ये सब विदेशज है। देशज लकड़ी, लुटिया, कपास, पीला, बेटा, ये सब। तद्भव अंगरखा, अनजान, अकाल, इकट्ठा, योग। अंगरक्षक बोलते हैं इसको, अंगरखा बोलता है। अज्ञान को अनजान बोलता है, कार्य को अकाज बोलता है, एकत्र को इकट्ठा। इस तरीके से संस्कृत का जो शब्द है तत्सम है, हिंदी का शब्द जो है तद्भव है। आगे जो हम आएंगे संधि विच्छेद, देखो यह जो संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय किताब का है, इसको जरूर रटो, जो तुम्हारे पाठ से है। बहुत कम दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 3 इसमें है, इसको पूरा रट जाना है, इसी से आने की ज्यादा संभावना है। समास, देखो अभी पाठ्य पुस्तक है, तुमको समास यहाँ पूरा दिया गया है, इसको भी पढ़ के रट लेना है, सबको इकट्ठा कर दिया गया है। उसके बाद मुहावरे भी आपको परीक्षा में पूछ रहा, जो किताब वाला वो भी रखा गया है, जो बाहरी है उसको भी इंपॉर्टेंट को रखा गया है। ये सब रटने के लिए आपको दिया जा रहा है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी आपको परीक्षा में पूछ रहा है, जो यहाँ पर किताब से जो है और बाहर से भी जो इंपॉर्टेंट है। 10 साल का मॉडल पेपर को देख के तैयार किया गया है और उसके अनुसार यहाँ दिया गया है। इसको जरूर याद करो, जो याद करने वाला है। इसके बाद यहीं पर अगला क्लास हम फिर लेकर उपस्थित होंगे, और उसमें जो आपको पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, संक्षेपण लेखन है, साथ ही आपको एक मॉडल पेपर की भी हम चर्चा करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट, कितना समय हमको किस प्रश्न पर देना है, 5 मार्क्स के उत्तर के लिए कितना टाइम होना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए कितना होना चाहिए, 4 मार्क्स के लिए कितना होना चाहिए और 1 मार्क्स के लिए कितना होना, टोटल मॉडल पेपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको, और किस तरीके से उसको लिखना है, लेटर राइटिंग का क्या सिस्टम है, ऐसे सारा विषय लेकर अगला क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे। तब के लिए धन्यवाद।